औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज के जो लेक्चर है उसमें हमने एक तो चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक जो है वो कवर करना है इंशाल्लाह। और इसके अलावा इसमें हम ये देखेंगे कि थोड़ा सा जो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बात की थी उस हवाले से, अगर बेटा उसमें कोई किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा अपने कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर। किसी भी चीज़ की कोई ना समझ आ रही हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने बात की थी इकोनॉमिक गेन ड्यू टू फंजाई, कि हमें फंजाई से क्या फ़ायदा हो सकता है। उसमें हमने मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में देखा था, मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, फूड के हवाले से, इस तरह की चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। तो जहाँ इतना ज़्यादा फंजाई की वजह से फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ पर नुकसान भी है इसमें, ठीक है। तो हर चीज़ का जैसे आपको पता है, चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, कुछ चीज़ें फ़ायदा भी देती हैं तो जहाँ पे वो नुकसान भी देती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग MCQ, रिगार्डिंग बोर्ड लॉन्ग क्वेश्चन, और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, वो इंशाल्लाह मैं साथ साथ डिस्कस भी करूँगा इंशाल्लाह आपसे। सो आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू फंजाई। अच्छा बेटा, इसमें हम 3 तरह के लॉसेस की बात करेंगे, ठीक है। हम 3 तरह के लॉसेस आज इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे जो कि सिग्निफिकेंट लॉसेस हैं इन फंजाई की वजह से। नंबर 1, प्लांट लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ प्लांट डिजीज़, ठीक है, प्लांट डिजीज़ की फॉर्म में। दूसरा लॉस डिस्कस करेंगे हम एनिमल लॉस। एनिमल लॉस मीन्स के इन द सेंस ऑफ एनिमल डिजीज। एंड थर्डली हम कमर्शियल लॉस की हवाले से बात करेंगे। तो ये आज का हमारा इस टॉपिक का जो क्राइटेरिया है, इन 3 चीज़ों को हम, क्योंकि हमारा टॉपिक है लॉस का, कि क्या चीज़ें हमें इससे नुकसान पहुंच रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डिस्कस करेंगे आज द प्लांट लॉस, ठीक है, यानी कि प्लांट डिजीज़। प्लांट लॉस मीन्स कि इसकी वजह से जो प्लांट डिजीज़ होती हैं, डिजीज़ है प्लांट को तो मीन्स कि वो हमारे लिए लॉस ही है प्लांट्स का। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा, फंजाई जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टन सीरियस प्लांट डिजीज़। बहुत सारी सीरियस प्लांट डिजीज़ के वाले से ये रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके पीछे जो रीज़न है वो एक ही है, दैट इट कंसिस्ट ऑफ several enzymes which digest cellulose, lignin and क्यूटिन। क्यूटिन बेटा मैंने लास्ट टाइम में भी डिस्कस किया था, अगर किसी ने नहीं नोट किया तो अभी दोबारा से बताया था। क्यूटिन जो है इट इज़ अ वैक्सी लेयर, इट्स अ वैक्स which is present in the plants by the name of cuticle। क्यूटिकल के नाम से एक लेयर होती है, आपको पता है, लीव्स के ऊपर, स्टेम के ऊपर, इनके ऊपर मौजूद होती है वैक्सी लेयर, जो कि वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, ठीक है। तो ये उसको भी डाइजेस्ट कर जाती हैं। तो लिग्निन, सेलुलोस और क्यूटिन ये तीनों को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इस वजह से ये प्लांट के अंदर जो है वो सीरियस डिजीज़ कॉज करते हैं।
और इनकी बीमारियों से कोई भी प्लांट जो है वो नहीं बच सकता, ठीक है। यानी कि इसमें किसी की एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी प्लांट जो है इससे ससेप्टेबल हो सकता है, बिकॉज कि यही 3 चीज़ें होती हैं मेजर प्लांट्स के अंदर, उनके सेल्स के अंदर, उनके सेल वॉल्स के अंदर, ठीक है। तो ये उनको डिस्ट्रॉय कर, जब वो ये चीज़ें डिस्ट्रॉय तो मीन्स के अंदर पेनिट्रेशन आराम से हो जाएगी, और पेनिट्रेशन हो जाती है तो फिर उसके बाद जो डिज़ीज़ प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। अब इसमें कुछ डिज़ीज़ हैं जो कि आपने जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लाइक रस्ट्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। रस्टी ऑरेंज कलर के जो स्पॉट्स बन जाते हैं ऑन द होस्ट स्टेम एंड लीव्स, ये पहले से डिस्कस हो चुका है, तो ये भी एक बीमारी है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2, द स्मट्स। अब जो स्मट्स हैं इसका हमने डिटेल से देखा, ठीक है। उसमें हमने उसका पूरा लाइफ साइकिल देखा, लूज स्मट ऑफ वीट, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें बेटा आपने याद रखनी है। जो स्मट है वीट का, द लूज स्मट ऑफ वीट, इट इज़ कॉज्ड बाय, ये किसकी वजह से हो रहा था? उस्टिलागो ट्रिटिसी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसी तरह से कॉर्न, जो कॉर्न है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज उस्टिलागो मेडिस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये दोनों डिफरेंशिएट, ये एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से राइस हैं, राइस के अंदर भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है उनकी स्मर्ट्स बनाने में। स्मर्ट्स आपने पता ना, ब्लैक सूट जो बन जाता है, उसमें सूट अपीयरेंस बन जाती है, जैसे ऐसा लगता है जैसे जो प्लांट है वो जला हुआ है, बट वो जला हुआ नहीं होता है, जैसे बेसिकली द फंगल अटैक। इसके अलावा कुछ डिजीज़ हैं जो नहीं हैं, इंशाल्लाह अभी हम देखते हैं उनको। अच्छा, इसमें अर्गट के नाम से 3 डिजीज़ हैं, आपकी सिर्फ आसानी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। हम उस तरह से उसको डिस्कस कर लेते हैं। अर्गट के वाले से 3 अर्गट डिजीज़ हैं। अब इसमें 3 ये कौन कौन सी हैं? नंबर 1, सॉरी अर्गट नहीं, रॉट, ये 3 डिजीज़ हैं इसके नाम से, रॉट के नाम से। नंबर 1, द रेड रॉट ऑफ शुगर केन। नंबर 2, ब्राउन रॉट ऑफ पीचेस, प्लम्स, एप्रिकॉट एंड चेरीज, ठीक है। तो इनके अंदर ब्राउन रॉट जो होता है, और शुगर केन के अंदर रेड रॉट, और इसी तरह से कॉटन रूट रॉट, ठीक है, कॉटन रूट रॉट। तो ये 3 रॉट डिजीज़ हैं जो कि इसमें प्लांट्स के वाले से स्पेसिफिक हैं। रेड रॉट ऑफ शुगर केन यानी गन्ना, बाज़ का देखें अगर जब उसको खाने लगते हैं तो उनके अंदर रेड कलर के वो आपको स्पॉट्स नज़र आएंगे, रेड कलर के अंदर से डिस्कलरेशन जो है वो नज़र आएगी, उसे दैट इज़ बेसिकली द फंगल अटैक, ठीक है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। इसी तरह से ब्राउन रॉट ऑफ पीचेस, प्लम्स, एप्रिकॉट एंड चेरीज़, इनके अंदर जैसे इनको जो है आड़ू और इस तरह से जो उनसे आलू बुखारा, इनको अंदर से देखें जब इनकी स्किन उतार के अंदर खाने की कोशिश करें तो अंदर से ये ब्राउन कलर की वो ऐसे जैसे गला हुआ होता है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द फंजाई, ठीक है, ब्राउन रॉट। इसी तरह से कॉटन रूट रॉट, ये कॉटन की जो उनसी फसल होती है, क्रॉप्स होती हैं, इनकी रूट्स में जाकर के ये उनको तबाह करते हैं। वहाँ पर जाकर ये अपने पैरासिटिक हाइफे जो हैं वो उसके अंदर इन्वेट करते हैं और उसको जो कॉटन की जो उनसी फसल होती है उसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये 3 डिजीज़ से वाले से आपने रखनी याद, ठीक है, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 टोटल डिजीज़ ये होगी, ठीक है। इसके अलावा नंबर 6 आ जाएगा पाउडरी माइल्ड्यूज, ऑफ वीट, रोजेस, ठीक है, ये इनके वाले से इंपॉर्टेंट इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं। पाउडरी माइल्ड्यूज इसलिए इनको कहा जाता है कि पाउडर से है, पाउडर जहाँ पर ये इन्फेक्ट करते हैं
इन प्लांट्स को, रोजेस को या वीट को, तो उसके ऊपर ऐसे पाउडर, वाइट कलर का पाउडर सा ऐसे पड़ा हुआ नज़र आता है, जो बेसिकली वो फंगस होती है। तो इस अपीयरेंस की वजह से इनका नाम रखा जाता है पाउडरी माइल्ड्यूज। इसी तरह से एक और डिजीज़ है इनके अंदर, दैट इज़ अर्गट ऑफ राई। ये राई जो है ये एक प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर ये डिज़ीज़ होती है, और ये आगे एनिमल डिजीज़ में हम जो है इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। इट कॉजेज अर्गटिज्म इन ह्यूमंस ऑल्सो। वो कैसे कॉज करेगी वो इंशाल्लाह हम उसके एनिमल वाले पोर्शन में डिस्कस करूँगा। सो अर्गट ऑफ राई। इसी तरह से एक और डिजीज़ है एप्पल स्कैब। अक्सर आपने समटाइम्स ऐसे होता है, सपोज दिस इज एप्पल, ठीक है, तो एप्पल के ऊपर से ब्लैक कलर के ऐसे स्पॉट्स से नज़र आना शुरू होते हैं, और स्किन जो होती है उसके ऐसे जली हुई नज़र आ रही होती है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज एप्पल स्कैब। और अंदर से जब उसको आप कट करके देखेंगे तो वो ब्लैकिश कलर की अपीयरेंस, उसकी जो फ्रूट है वो ब्लैक होगा। सो दैट इज़ कॉल्ड एज एप्पल स्कैब। इसी तरह से एक और बीमारी है प्लांट्स के अंदर, दैट इज़ पोटैटो विल्ट। पोटैटो विल्ट बेसिकली इट इज़ द प्री मैच्योर येलोइंग ऑफ द पोटैटोज। क्योंकि ये अंडरग्राउंड पोर्शन होता है, तो जो पकने से पहले प्री मैच्योर जो है वो उनका कलर येलो हो जाता है, और वो खाने के काबिल नहीं रहते। उनको काट के देखते हैं तो उनके अंदर इस तरह से फंगस सी लगी होती है, डिस्कलरेशन होती है, और वो इनके अंदर खाने के काबिल, जायके में भी वो अच्छे नहीं होते। तो ये कुछ प्लांट डिजीज़ हैं बेटा, जो कि हमारे बुक के अंदर एज़ फार एज आवर टेक्स्ट बुक इज़ कंसर्न जो हमने देखी हैं। तो इसमें आपने इस तरह से बता सकते हैं, इसमें आपने ईज़ के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है। सो दीज आर द प्लांट डिजीज़। और ये किस वजह से हो रही है? बिकॉज दे कंटेन सर्टेन एंजाइम्स, जो कि प्लांट की सेलुलोज, प्लांट की लिग्निन और क्यूटिन, इनको डाइजेस्ट कर जाते हैं। इस वजह से उनके अंदर सीरियस डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। सो रस्ट, स्मट, पाउडरी माइल्ड्यूज, अर्गट ऑफ राई, एप्पल स्कैब, पोटैटो विल्ट, और 3 रॉट्स बताया मेरा, 3 रॉट, ठीक है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ब्राउन रॉट ऑफ पीचीज, प्लम, एप्रिकॉट एंड चेरीज, एंड कॉटन रूट रॉट। तो ये आपने 3 रॉट याद रखने, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। सेकेंड जो पोर्शन है इसमें हम अब डिस्कस करेंगे, दैट आर द एनिमल डिजीजेस। ये होपफुली आपको ये प्लांट डिजीज़ की समझ आ गई है इंशाल्लाह। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल कवर इट। अब जो एनिमल डिजीज़ हैं बेटा, ये बहुत ही सीरियस हैं, और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज आर कंसर्न विद ह्यूमन, ये इंसानों के साथ कंसर्न हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 इज रिंगवर्म। रिंगवर्म या फिर इसको डर्मेटोफाइसिस भी कहते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये इसका कॉमन नेम है। ये अगर आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद रख सकते तो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये जस्ट फॉर द, इसका साइंटिफिक नेम बताया फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज। रिंगवर्म ये एक फंगल, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है। इट इज़ अ सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, स्पेशली स्किन का ख़ास तौर पे है, ठीक है। स्किन के अंदर आपको पता है ऊपर जो हमारे प्रोटीन की जो लेयर है, ये केराटिन प्रोटीन एक होती है, उससे बनी होती है, और ये उनसे फंगस है, जो ये पैरासिटिक फंगस है, ये बेसिकली उस केराटिन को हासिल करती है, और ये हमारी जो स्किन होती है, सपोज़ कि ये आर्म्स हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर स्किन के ऊपर ऐसे सर्कुलर रेड कलर के, इसी तरह से रेड कलर के सर्कुलर इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे। और ये स्किन हमारी चूँकि हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रही होती है, लेकिन आमतौर पर जो हमारी एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब ये हमारे जो उनसे बाजू हैं या टांगे जो हैं या फुट और हैंड जो हैं, इनके ऊपर आमतौर पर आपको नज़र आएंगे। तो इस वजह से इसको रिंग वर्म का नाम दिया गया है। ये वर्म नहीं है, वर्म तो आमतौर पर वो तो इसमें एनिमल्स में ये इट्स लुक्स लाइक और वर्म, ठीक है, रिंग की तरह का होता है ये इस तरह से, तो इसलिए इसका नाम रिंग वर्म रखा गया, ठीक है। सो ये स्किन का ही इन्फेक्शन है। इसी तरह से इसी के साथ एक कोलैबोरेशन में एक और डिजीज़ बताई गई है, दैट इज़ एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट ये भी बेसिकली इसी की ही कैटेगरी में आ रही है। इट इज़ ऑल्सो अ सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, लेकिन इसका जो टारगेट कहाँ पर है, इसके नाम से जाहिर है, फुट। जो एथलीट्स होते हैं आमतौर पर वो टाइट शूज़ पहनते हैं, ठीक है, और उनको सुबह से लेकर शाम तक, और सिर्फ एथलीट्स की ही नहीं, ऐसे तमाम पर्सन, ऐसे तमाम जो प्रोफेशनल्स जो कि सुबह से शाम तक मतलब उन्होंने टाइट शूज़ पहनने हैं, उसी के अंदर रहना है, तो जब वो शूज़ पहन के रखेंगे इट विल लीड टू स्वेटिंग, ठीक है, टाइट शूज़, उससे क्या होगा, स्वेटिंग बिटवीन द टोज, और वहाँ पर जब ये स्वेटिंग परमानेंट रहेगी, ठीक है, मतलब कि हर वक्त वहाँ स्वेटिंग हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि फिर वहाँ पर हो जाए, मतलब कि दैट वेरी पर्सन इज़ एट द रिस्क, दैट इज़ एट द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। ये फंगस है, उसके रिस्क पे होता है। सो इट इज़ एट द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन विच इज़ कॉल्ड एज एथलीट्स फुट। तो उसके अंदर की जो से जो हमारे जो टोस होते हैं पाँव के, उनके दरमियान की जो सी जगह होती हैं, यहाँ पर हर वक्त पसीना रहेगा, स्वेट रहेगा, तो उसके यहाँ पर वो फंगस जो है वो अटैक कर सकती है अगर उसे रेगुलर इंटरवल के साथ उसको वॉश ना किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पर रहेगी फंगस। तो यहाँ पर वो गलना शुरू हो जाता है। इनके डिजिट्स के दरमियान जो होती हैं, जो टोस हैं, उनके दरमियान ये जगह जो है वो ऐसे उसके गलना शुरू हो जाती है, तो उससे कहते हैं एथलीट्स फुट। और ये दोनों ही डिजीज़ याद रखेंगे, दे आर कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट फंगस, ठीक है, इम्परफेक्ट। हमने पढ़े थे ना, 4 क्लासेस पढ़ी थी फंजाई की, ठीक है, एस्कोमाइसीड्स, ज़ाइगोमाइसीड्स, बेसिडियोमाइसीड्स और ड्यूट्रोमाइसीड्स। ड्यूट्रोमाइसीड्स जिनको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता, क्यों कहा जाता था, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये उनकी वजह से ये दोनों बीमारियां हो रही हैं, द रिंगवर्म एंड एथलीट्स फुट, ये दोनों ही उसी की वजह से हो रही हैं। जो दूसरी बीमारी है यहाँ पर डिस्कस हुई है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, दैट इज़ कैंडिडियोसिस, या इसको कहा जाता है कैंडिडियासिस। ये दोनों सिर्फ ओ और ए का फ़र्क है, ठीक है, कैंडिडियोसिस और कैंडिडियासिस। सो दिस बेसिकली दिस इज ओरल और वेजाइनल थ्रश caused by an organism by the name of, एक फंगस है जिसका कहते हैं कैंडिडा एल्बाइकेंस।
सो दिस इज़ अ फंगस जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है, जिसमें मुंह के अंदर और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, वेजाइना, वहाँ पर वाइट कलर के लेजन्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्रीमी वाइट लेजन्स। ये थ्रश जो है ये बेसिकली इट मीन्स दैट क्रीमी वाइट लेजन्स ज़ख़म होंगे जो कि ऐसे होगा जैसे क्रीम होती है, दूध के ऊपर जो क्रीम होती है ना वाइट कलर की, तो ज़ुबान के ऊपर ऐसे लगेगा जैसे वाइट कलर की कोई क्रीम पड़ी है, ठीक है। और उसकी जो क्लिनिकल अपीयरेंस है, इस जो पेशेंट होगा जो कैंडिडियासिस या कैंडिडियोसिस से सफ़र कर रहा होगा, तो आमतौर पर ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं इस हवाले से, विच लैक हाइजीनिक कंडीशंस, ठीक है। जिनके अंदर ये हाइजीनिक कंडीशन प्रॉपरली मेंटेन नहीं होती तो उनके अंदर इसका इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है, कैंडिडियोसिस और कैंडिडियासिस। और एक और इसमें याद रखना अपने बात के, जो ये ऑर्गेनिज्म जो है इट इज़ बेसिकली अ यीस्ट। आपको मैंने बताया था यीस्ट के वाले से कि यीस्ट किसी एक और फंगस का नाम नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फंजाई, यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है, नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंगस है, इसका ग्रुप है, ठीक है। और इसको हमने किसके अंदर कंसिडर किया था बेटा? ये इसको किसके अंदर कंसिडर किया था? इट वर प्लेस्ड अंडर ग्रुप ऑफ एस्कोमाइकोटा, ठीक है, या एस्कोमाइसीड्स, या जिनको हमने कहा था सैक फंजाई, उनके अंदर इसको कंसिडर किया था, ठीक है। इसी तरह से एक और यीस्ट का जो हमने यहाँ में पढ़ा था सैक्रोमाइसीस सेरेविसी, ठीक है, वो भी यीस्ट है। तो इसी तरह से कैंडिडा अल्बाइकन्स ये भी एक यीस्ट है विच कॉजेज ओरल और वेजाइनल थ्रश। वाइट क्रीमी लेजन्स जो होंगे वो अपेयर होते हैं जहाँ पर ये इफेक्ट होता है। तो आमतौर पर ये दो रीजन्स जो हैं, एक तो ऐसे लोग जिनकी ओरल कंडीशंस यानी कि जो उनसे ओरल हाइजीन प्रॉपर ना हो उनके अंदर इसका ख़तरा होता है, और दूसरे नंबर पर उनके अंदर जिनकी जो ख़ास तौर पर फीमेल्स हैविंग अनहाइजीनिक कंडीशंस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। इसलिए बेटा इस्लाम जो है हमें इन चीज़ों की तालीमात देता है कि वी हैव टू मेंटेन आवर हाइजीनिक कंडीशंस, वी हैव टू गो फॉर प्रे 5 times अ डे, और उसमें हम एब्लूशन वज़ू करते हैं, एब्लूशन करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम इन पार्ट्स को जो है वो वॉश करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सो द रिस्क ऑफ गेटिंग दीज डिजीज़ इन मुस्लिम मेल्स और फीमेल्स इज़ एज़ कम्पेयर टू लो एज़ कम्पेयर टू द अदर पीपल, ठीक है, उनके अंदर ये। लेकिन ये इसमें ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जो रिलीजन है वो इसमें इन चीज़ों को प्रोमोट किया जाता है, सफाई सुथराई को, ठीक है। थर्ड जो डिजीज़ है बेटा वो जो डिस्कस हुई है दैट इज़ हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये बेसिकली इट इज़ अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, a serious infection of lungs or the respiratory tract, हमारा जो respiratory system है, caused by inhaling spores commonly found in soil which is contaminated by birds' feces or bat feces. ये आमतौर पर स्पोर्स होते हैं फंगस के, ये कुछ बर्ड्स होते हैं, इनके आमतौर पर ये जनरली स्टडी में देखा गया कुछ बर्ड्स होते हैं उनकी जो फीसेस होते हैं, उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, इस तरह से कुछ बैट्स होते हैं उनकी ड्रॉपिंग्स के अंदर ये फंगस आमतौर पर पाई जाती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस बीमारी के लिए, हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए। जो वो बर्ड्स की जो फीसिस या ड्रॉपिंग्स या बैट्स की जो फीसिस या ड्रॉपिंग्स जब वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएँ
और फिर वो सॉइल से जब वो मिट्टी उड़ती है, कैसे उड़ती है, मतलब जैसे कि सॉइल के अंदर मौजूद थे, ये इनके फिजिसिस मौजूद थे विच कंटेन्ड, सब बर्ड्स के अंदर नहीं होते लेकिन आम तौर पर उनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जब वो सफाई सुथराई की जाएगी तो डस्ट उड़ेगी, जब डस्ट पार्टिकल्स उड़ेंगे तो उस वक्त इनके स्पोर्स वहाँ डस्ट के साथ उड़ करके इनहेल अगर हो जाएं तो ये इससे ये सीरियस जो इन्फेक्शन है लंग्स का हो सकता है, ठीक है। एंड इफ़ दीज स्पोर्स, if these spores enter the blood stream, अगर ये ब्लड स्ट्रीम में चले जाएं और फिर ब्लड स्ट्रीम से कहाँ पर चले जाएंगे, एंड फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू वेरियस ऑर्गन्स विच इज़ वेरी ओकेशनल। वेरी ओकेशनल का मतलब है कि बहुत कम चांसेस हैं कि ये ब्लड स्ट्रीम से दूसरे ऑर्गन्स में जाए, ठीक है। आराम तौर पर ये वहीं पर ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जैसे हमारे इनहेल होकर अगर चले भी जाते हैं हमारे लंग्स के अंदर, तो हमारे लंग्स के अंदर जो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म के जो सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और बाकी दूसरे सेल्स जो होते हैं वो इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद ये डिस्ट्रॉय ना हो सके तो फिर ये वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और जब ब्लड स्ट्रीम, आपको पता है हमारी जो ब्लड है वो हम पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को जा रहा है, और वहाँ से फिर ये ट्रैवल करता है वेरियस ऑर्गन्स में जाएगा, और वहाँ पर भी अगर ये ना मारा गया, वहाँ पर भी हमारा इम्यून सिस्टम नाकाम रहा इसको किल करने में, सो इट विल लीड टू अ फेटेलिटी एंड लीड टू फेटेलिटी, यानी कि फिर ये नुकसानदेह साबित हो सकता है, एंड इट मे कॉज डेथ, इट मे कॉज डेथ। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज़ है दैट इज़ एस्परजिलोसिस। It is caused by a fungus Aspergillus fumigatus, that is the scientific name of the that very fungus। इसकी वजह से ये बीमारी होती है, लेकिन आम तौर पर एक नॉर्मल पर्सन जो कि एक हेल्दी पर्सन, उसके अंदर इसके होने का चांस बहुत कम है। ये सिर्फ उन लोगों के अंदर होगी इट्स कॉल्ड विच हैव डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम, जिनका इम्यून सिस्टम या उनकी इम्यूनिटी डिफेक्टिव हो, सच एज इन एड्स, जैसे कि एड्स में होता है। एड्स का नाम ही क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, नाम से जाहिर है इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो डेफिशिएंट हो जाता है। और ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, होपफुली आपको समझ भी आया होगा एड्स का टॉपिक जो है। तो उसमें ये जो वायरस है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो वायरस होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, वो अटैक करता है हमारे वाइट ब्लड सेल्स को, ख़ास किस्म के वाइट ब्लड सेल्स को, और फिर उससे हमारा जो इम्यून और ऐसे वाइट ब्लड सेल्स को जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो आहिस्ता 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 हमारे ग्रिप से बाहर होना शुरू होता है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी होगी, ये बीमारी ख़ास तौर पर जो एड्स होगी, उनके अंदर ये जो है ये बीमारी कॉज करेगा। और आमतौर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आपको बताता चलता हूँ कि इसमें फिर क्या होगा कि इसकी जिनसे फाइबर्स हैं इसके, ठीक है, इस फंगस के फाइबर्स लंग्स के अंदर वो बॉल्स की शक्ल में बनना शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली फिर क्या होगा उसमें जो लंग्स के अंदर ब्लड क्लॉट भी कर सकता है, और अगर खुदा न खास्ता क्लॉट कर जाए तो फिर ये बहुत नुकसानदेह साबित है, क्योंकि क्लॉट जो है वो ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए होता हुआ अगर वो चला जाए हार्ट के अंदर तो इट मे कॉज मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, ठीक है, उससे हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इस वजह से ये डिज़ीज़ जो है वो थोड़ी सी डेंजरस है, लेकिन आम तौर पर एक आम इंसान के अंदर इसके होने का खदशा नहीं होता, जिसका इम्यून सिस्टम ठीक है, जो कि हेल्दी पर्सन है, उन्हीं के अंदर ये इसके स्पोर्स जो हैं वो ख़ास तौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
इसके सिम्टम्स की जस्ट फॉर ताकि आपको समझ, सिम्टम्स में ब्लड विद कफ, ठीक है, खांसी करेंगे तो साथ में ब्लड आ सकता है, और साथ में ब्रीदिंग जो है वो डिफ़िकल्टीज होंगी। लेकिन समटाइम्स इसमें जो पेशेंट होता है वो एसिम्टोमेटिक भी होता है, ठीक है, उससे पता नहीं चलता कि ये लंग्स में जाकर ये इन्फेक्ट कर चुका हो है, ठीक है। तो ये भी लंग्स को ही आमतौर पर इन्फेक्ट करनी है, याद रखना आपने। जैसे कि हिस्टोप्लाज्मोसिस जो है ये भी लंग्स का इन्फेक्शन है, इट इज़ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। एस्परजिलोसिस इज आल्सो द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, यानी कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको ये इफ़ेक्ट करते हैं ये डिजीज़, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज़ बेटा दैट इज़ एफ्लाटॉक्सिन्स। सो एफ्लाटॉक्सिन्स बेटा ये एक ख़ास किस्म के कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन्स हैं। सम स्ट्रेन्स ऑफ एस्परजिलस फ्लेवस, ये एस्परजिलस की ही एक स्पीशी है फ्लेवस, जैसे एस्परजिलस ये फ्यूमिगेटस था, ये फ्लेवस है। इसकी कुछ जो स्ट्रेन्स हैं दे प्रोड्यूस कार्सिनोजेनिक कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या है? कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। वो केमिकल्स भी हो सकते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, एनीथिंग विच कॉजेज कैंसर, उनको कार्सिनोजेनिक कहा जाता है। दे प्रोड्यूस कार्सिनोजेनिक माइकोटॉक्सिन्स। माइको का आपका वर्ड का पता है ना, माइको का, माइको मीन्स रिलेटेड टू द फंजाई, और टॉक्सिन्स द केमिकल्स विच कॉज टॉक्सिसिटी, द केमिकल्स कॉजिंग टॉक्सिसिटी। मतलब कि ये ऐसे केमिकल्स होते हैं, द केमिकल्स, द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई, ऐसे टॉक्सिन्स को कहा जाता है माइकोटॉक्सिन्स। तो ये जो सी स्पीशी है इसकी एस्परजिलस की, एस्परजिलस फ्लेवस, जो कि एक फंगस है, इट प्रोड्यूसेस कार्सिनोजेनिक माइकोटॉक्सिन्स, ठीक है, which are called as aflatoxins, और ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं अगर इनकी कंसंट्रेशन जो है हमारे अंदर ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो ये इट मे लीड टू सम डेथ, ठीक है, ये डेथ कॉज भी कर सकते हैं। आमतौर पर ये जो सी एस्परजिलस है, एस्परजिलस फ्लेवस, ये कंटामिनेट करती है, मतलब कि इफ़ेक्ट करती है ऐसे सीरियल्स को, ऐसे ग्रेन्स को जो कि इम्प्रॉपरली जो उनको स्टोर किया जाए, ठीक है, उनको इफ़ेक्ट करती है, उसको कंटामिनेट कर देती है। Aspergillus flavus contaminates the grains which are improperly स्टोर्ड, यानी इनको सही तरह से प्रॉपर स्टोरेज ना की गई है, उनमें हवा का, नमी का ख्याल ना रखा गया, उनके अंदर ये ग्रो करती है। आमतौर पर ये उनसे पीनट्स हो गए, ठीक है, या उनसे कॉर्न हो गई, ठीक है,
पीनट्स और कॉर्न, इस तरह के और भी जो ग्रेन्स हैं उनको जो कि सही तरह से स्टोर ना किए गए हों, तो उनको ये कंटामिनेट का मतलब उनको इफ़ेक्ट कर सकती है, उनके अंदर डिजीज़ कॉज कर सकती है। ठीक है, तो अगर वो ग्रेन्स जो हैं किसी भी तरीके हमारे तक पहुँचें तो वो नुकसानदेह होंगे। इट विल लीड टू कैंसर, इट विल लीड टू कैंसर। हमारी बुक में दो चीज़ें इसके हवाले से और डिस्कस हुई हैं। एक, द मिल्क, eggs and meat, they also contain some small concentrations of these aflatoxins, may contain small concentrations of aflatoxins। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक नॉर्मल मिल्क के अंदर जो कि हम पीते हैं, जैसे गाय का दूध पी लिया, भैंस का दूध पी लिया, ठीक है, या एग्स जो हम खाते हैं, मुर्गियों के अंडे, या फिर ये जो मीट हम खाते हैं, गोश्त खाते हैं किसी भी तरह का, ख़ास तौर पर जो बीफ है, ख़ास तौर पर जो बीफ है इसमें मीट के अंदर, तो उनके अंदर ये एफ्लाटॉक्सिन्स कैसे आ सकती हैं। तो मिल्क यानी कि जिस गाय या भैंस को ऐसे ये ग्रेन्स या फोरेज जो उनका जो चारा हो, ऐसा चारा दिया जाए जिससे ये जो सी जिसको इफ़ेक्ट किया हो एस्परजिलस फ्लेवस ने, ठीक है, एस्परजिलस फ्लेवस जिसने इफ़ेक्ट किया हो, अगर उस गाय भैंस को या उन मुर्गियों को ऐसी फीड दी जाए जिसके अंदर ये स्पोर्स इसके मौजूद थे, या ये इस फंगस ने, एस्परजिलस फ्लेवस ने इसको इफ़ेक्ट किया था, अगर वो दे दिया जाए तो उससे क्या हो सकता है कि वो अल्टीमेटली उनके अंदर जाएंगे और उनके ज़रिए फिर जब हम वो दूध पिएंगे या अंडे खाएंगे या वो गोश्त खाएंगे तो उससे हमारे अंदर ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़, ऐसा चारा या ऐसे मिल्क जो है वो उसके अंदर से जिन गाय या भैंस को वो डाला जा रहा हो चारा, तो उनको नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये उनसे बीमारी हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। इसके अलावा एक और डिज़ीज़ है जो कि डिस्कस हुई है, दैट इज़ अर्गटिज़म। प्लांट डिजीज़ से मैंने आपको बताया था कि अर्गट ऑफ राई एक प्लांट है, उसको एक फंगस जो है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर बताया कि इट विल लीड टू अर्गटिज्म इन ह्यूमन। कैसे अर्गटिज्म? इट इज़ कॉज्ड बाय ईटिंग ब्रेड। ऐसी रोटी खाई जाए विच contain purple ergot contaminated rye flour, यानी कि ऐसा आटा जिसके अंदर ये जो सी फंगस है जिसको उसने इफेक्ट कर दिया हो, क्योंकि ये प्लांट के अंदर है। राई जो है वो आमतौर पर ये खाने के तौर पर भी, हमें आटे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है कई जगहों पे। तो वो अगर उसको इफ़ेक्ट किया हो और वो आटा जो है उसकी बनी हुई रोटी अगर हम खा लें इंसान, तो फिर इससे ये बीमारी होगी अर्गटिज्म। और अर्गटिज्म ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, ठीक है। इसके इट मे लीड टू कन्वल्शंस। इसके सिम्टम्स हैं इस बीमारी के, कन्वल्शंस होती हैं, इसके अंदर साइकोटिक डिल्यूजन्स होती हैं, और इसके अलावा इसके अंदर नर्वस स्पैज़्म होता है, और इसके अलावा इसके अंदर गैंग्रीन होती है। अब इन चारों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ ताकि आपको इसमें समझने मसला हो। तो बेटा नर्वस स्पैज़्म और कन्वर्जन्स ये दोनों ही सडन जो है वो बॉडी के अंदर कंडीशन से उजागर कर देते हैं। जब ये टॉक्सिन हमारी बॉडी में जाएंगे तो नर्वस स्पैज़म क्या होता है कि इट इज़ सडन इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ मसल्स ओनली, ठीक है। ये हमारे जो मसल्स हैं उनकी सडन
ट्रैम्बलिंग जो होती है उसे कहते हैं द सडन, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह से जो कन्वल्जन्स हैं दैट इज सडन इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ बॉडी रिलेटेड टू ब्रेन डिसऑर्डर्स, यानी कि ऐसी दिमागी बीमारी जिसमें पूरी की पूरी बॉडी मूव कर रहे सडनली, जैसे कि एपिलेप्सी में देखा पूरी बॉडी जो है उसमें वो पेशेंट के वो मूव करना शुरू होती है, शेकिंग स्टार्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज, हम कहते हैं कन्वल्जन्स। एपिलेप्सी में इसके सिम्टम क्या है? कन्वल्शंस। तो ये कन्वल्शंस हो सकती हैं, नर्वस स्पैज्म हो सकता है, साइकोटिक डिल्यूजन्स। ये फेक बिलीफ्स होती हैं, द फेक बिलीफ्स जो कि किसी लॉजिक को भी नहीं एक्सेप्ट किया करते। ऐसे लोग, ये हमारे ब्रेन के उस हिस्से को जो अटैक करती है ये बीमारी, जहाँ पर जो हमारी लॉजिक होती है वो भी काम नहीं करती है, मतलब कि वो बगैर लॉजिक अगर आप उनको देंगे भी तो उसके उन बातों को नहीं मानेंगे। तो ये फेक बिलीव्स होती हैं, उसको साइकोटिक डिल्यूजन्स कहा जाता है। और गैंग्रीन कहते हैं द डेथ ऑफ टिश्यू डेथ ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो। अगर हमारी बॉडी के किसी हिस्से में जो है वो इसका खून की रवानी या सर्कुलेशन, ब्लड की सर्कुलेशन मुतासिर हो तो उसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगी, न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे और वहाँ से उस हिस्से के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे में रिमूव नहीं होंगे। अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डेथ ऑफ द टिश्यूज़, और इससे वो हिस्सा ब्लैकिश होना शुरू हो जाता है। इसको हम गैंग्रीन कहते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कॉज ड्यू टू अर्गटिज्म। तो ये बहुत ही डेंजरस किस्म की बीमारी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम इसका जो लास्ट एक पोर्शन हमारा रह गया था इसके लॉस के वाले से, उसको डिस्कस करेंगे और साथ में जो एक्सरसाइजेस थी हमारी उसको डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। थैंक यू वेरी मच।